टॉयलेट जा रही थी, जब पीछा किया अटैक कर देते वो मेरे पे, अगर मैं भाग के तेज तेज चल के बाहर नहीं आती। 4 बारी धमकियाँ आ चुकी हैं, एक बारी मेरी गाड़ी का पीछा हुआ। ना मैं किसी से डरती हूँ, ना कोई डर मुझे डरा सकता, ना कोई करेंसी ऐसी बनी जो खरीद सकती है। फिर डरपोकों से मैं डरती नहीं, गद्दारों से, घुटने टेकने वालों से। ठंड भी लगती है और धूप, आज बहुत गर्मी थी जैसे आपने देखा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कई बार अचानक से बारिश भी आ जाती है, सब कुछ चीज़ें भीग जाती है। बीते 40 दिनों से डॉक्टर रितु डीयू के गेट नंबर 4 के बाहर आंदोलन कर रही हैं। आज मैं डॉक्टर रितु से बातचीत करूंगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति आंदोलन करता है तो ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। कभी वो अकेला पड़ जाता है, कभी तमाम लोग आ जाते हैं, समर्थन देने की बात करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर रितु आपसे जानना चाहूँगा कि 40 दिन का वक्त गुजरने को है, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है? मैं चाहती थी कि आप थोड़ा और पहले आते, आप देखते कि इतना समर्थन आज बहुजन समाज ने दिया है। इतने लोग उमड़ के सड़कों पे थे, हमने तो किसी की गाड़ी बुक नहीं करवाई, हमारे पास है भी नहीं इतनी गुंजाइश। हम तो किसी से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन पैसे नहीं लेता, तो हम तो जो करते हैं, जो भी किसी से चाहिए सामान मोर्चा चलाने के लिए, तो उनको लिस्ट दे देते हैं, हमें ये चीज़ें दे दो। हमने तो किसी को नहीं बोला, अपने आप आए, हमने एक कॉल दी थी और 1 हफ्ते की तैयारी के अंदर पूरा जो भी जन सैलाब, आपने डीयू की सड़कें आज जाम देखी, वो लोग इसलिए निकल के आए कि उनकी बच्ची सड़क पे बैठी है और उनको बच्ची के लिए कैंडल मार्च नहीं करनी, जीते जी उसका साथ दे के सबको इंसाफ दिलवाना है जो हमारे दुनिया से, हमारी आंखों के आगे से जा चुके हैं। तो ये कभी ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर रितु आंदोलन कर रही हैं और अब अकेली पड़ गई हैं? मनोबल जो है, अब वो जो उम्मीदें थीं अब वो टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे अकेली हूँ मैं तो अकेली हुई नहीं। पूरा समाज ने इतना प्यार दे के दिखाया है। आज तो सिर्फ ट्रेलर था भाई साहब, पिक्चर भी बाकी है। ये पूरी तैयारी नहीं थी, इसमें तो हमारे 10% भी एफर्ट्स नहीं थे। इसमें तो सिर्फ एक कॉल सबको गई थी, फ़ोन कॉल। जो लोग यहाँ पे समर्थन देने आए थे वो लोग उमड़ के आए। अभी तो आधा पंजाब तो आया ही नहीं, अभी तो राजस्थान उमड़ा ही नहीं, यूपी, बिहार, पूरे भारत की स्टेट्स अभी उमड़ेंगी। अभी आप देखो, तो ये ही इनकलाब होता है। न्याय के खिलाफ खड़े होना, अन्याय के खिलाफ, इसे ही कहते हैं। तो आप मुझे ये तो बोलो ही मत कि मैं कभी अपनी हिम्मत नहीं हारती हूँ। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया नारे लगा के, ये मेरा ही धरना है, मेरे ही लोगों के लिए लगा है, संविधान को बचाने के लिए मुझे ही सब कुछ करना है। तो मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। ना मैं किसी से डरती हूँ, ना कोई डर मुझे डरा सकता, ना कोई करेंसी ऐसी बनी जो खरीद सकती है। फिर डरपोकों से मैं डरती नहीं, गद्दारों से, घुटने टेकने वालों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मैं डरती। लेकिन जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, तमाम समस्याएं होती हैं। आप एक महिला भी हैं, तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा। धूप भी होती है, कभी बारिश होती है, कभी ठंड लगती है सुबह, क्योंकि सुबह आजकल तो गुलाबी ठंडी पड़ने लगी है। लगती है, बहुत ठंड लगती है सुबह। शायद आज कुछ लोग हमें ब्लैंकेट्स वगैरह भी देखे गए, उन्होंने मंगवाए थे, उनसे ठंड भी लगती है। और धूप, आज बहुत गर्मी थी जैसे आपने देखा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कई बार अचानक से बारिश भी आ जाती है, सब कुछ चीज़ें भीग जाती है। बट आपका जब मिशन क्लियर है ना, जिस मकसद से आप निकले हैं, फिर ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती है उनके आगे। आपके दिमाग में, आपके जहन में जो सोच है ना, जो परिवर्तन आप चाह रहे हैं, बहुत छोटी बात होगी पता नहीं आपके लिए, लेकिन जब डिग्निटी पे बात आती है ना, आत्मसम्मान पे, बस उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इंसान सब झेल लेता है। आत्मसम्मान को जिन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश की थी ना, ये उस चीज़ की लड़ाई है, कुछ नहीं। स्वाभिमान को बचाना और आत्मसम्मान, ये 2 चीज़ें ऐसे हैं, ना लेफ़्ट ना राइट। मैं कभी सोच के भी अपने समाज का सिर, बाबा साहिब का सिर झुकने नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं। वो थे तो हम हैं। तो मैं कैसे मनुवादियों को जीतने दूँ, कैसे इन जातंकियों को जीतने दूँ? मेरे कंधों पे कितनी जिम्मेदारी आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, और जो होलिस्टिक जस्टिस की हम बात करते हैं ना, पूर्ण न्याय, जिसमें नो इफ़ और बट, नौकरी नहीं न्याय चाहिए पीछे लिखा है।
आप मुझे खरीद नहीं सकते लालच देके, जो गद्दार यहाँ आते हैं ये करवा देंगे वो करवा देंगे। मुझे न्याय चाहिए और न्याय की लिस्ट बहुत लंबी है। ये तब तक चलेगा जब तक जो हमारी मांगे हैं। तो आप देखते तो लिस्ट कितनी लंबी होती जाएगी। अब तक किन किन तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा और किन किन तकलीफ़ों का सामना कर रही हैं? 4 बारी धमकियाँ आ चुकी हैं। एक बारी मेरी गाड़ी का पीछा हुआ, गाड़ी का पीछा हुआ तो लोगों ने पीछा जब किया, हमने नंबर नोट करके, सब SHO साहब मौजूद ही पास में ही थे, उनको दिखाया। वो गाड़ी के पास गए, उन्होंने गाड़ी को रोका, पूछा कौन है, कंप्लेन करी। SHO ने नहीं, दूसरे किसी इंसान ने कंप्लेन करी, दूसरे IO साहब आए। अभी तक FIR नहीं हुई। इतनी ज़्यादा FIRs हो चुकी, कंप्लेंट्स हो चुकी हैं 4 बार। एक बारी टॉयलेट जाने जा रही थी, जब पीछा किया, अटैक कर देते वो मेरे पे अगर मैं भाग के तेज़ चल के बाहर नहीं आती। उसके बाद ये वाला वॉशरूम है, ये गंदा है, यहाँ पे अटैक। एक बंदा यहाँ तक आ जाता है, बिल्कुल इधर बगल में जहाँ मंच लगा है वहाँ पे आ जाता है। और अगर मैं और मेरी सहेली यहाँ बैठे थे, अगर हम उसको नहीं देखते, अगर 2 भाई हमारे उठ के आगे नहीं आते, तो वो निहत्था बंदा था। निहत्था माने कोई बाइक स्कूटी उसके पास नहीं थी, दोनों हाथों में हेलमेट थी। वो शायद अटैक करने आया था, लेकिन साथियों ने पहले ही पकड़ लिया। जो मैंने अटैक झेले हैं, ये कुछ भी हो सकता था, कुछ भी कर सकते थे। मैं बार बार ये कहती हूँ यार, सेल्फ डिफेंस में इतने मजबूत है ना हम, इनका हाथ में रोड़ के फेंक सकती हूँ इनको मैं। उंगली तोड़ के वापस नहीं लेके जाएंगे जिस उंगली से छेड़ेंगे, लेकिन पीछे से अटैक करेंगे। गद्दार चोर तो उनका मैं क्या कहूँ, ये लोग पीछे से वार करने वाले, बस तकलीफ यही है, ये लोग पीछे से वार करते हैं। डरपोक कायर जो होते हैं वो पीछे से वार करते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ तो मेरा पीछा कर रहे हैं गाड़ी से। जैसे मैं बाथरूम से बाहर आई हूँ तो बाथरूम तक पीछा करके गया। मुझे आइडिया हो गया कुछ फिशी है। जब मैंने आकर देखा, पीछे चलती आई, जब मैंने रुकी तो धमकाया। तो हो सकता वो मुझे हिट भी कर सकते थे अगर मैं थोड़ी और आगे चली जाती पीछे। तो ये लोग ऐसे हैं, यहाँ पे आगे अटैक करने के 3 इंसिडेंट तो मुझे नहीं भूलते। तो ये कुछ भी कर सकते, इसी डैमेज को कंट्रोल करना है ना। और समाज की ताकत इन्हें दिखाएगी। अब हाथ लगा के दिखा दो, आँख उठा के दिखा दो, बहुत झेला यार, कुछ भी नहीं है ये सारी चीज़ें। आपने ऐसे कहा ना आसान नहीं होता, वाक्य में आसान नहीं होता, लेकिन मकसद जब क्लियर हो ना दिमाग में तो सब आसान लगता है। वॉशरूम जाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ऑफकोर्स आप जाके ना प्लीज़, मैं नेशनल दक्षत से रिक्वेस्ट करती हूँ आपके चैनल से कि जब एक बारी ना वो सामने वॉशरूम में जाकर देखिएगा, हमें तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, दर्द देने के लिए वो वॉशरूम की हालत देखना कितनी गंदी है, कितनी घटिया है, ज़रूर देखना। लेकिन वहीं पर लिखा गया बड़े बड़े अक्षरों में, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की दीवार है वो। क्योंकि यहाँ दलित बैठे हैं ना, दलित बेटी भारत की बेटी नहीं है। आप उसकी हालत देखोगे, आपकी रूह काम चाहिए। ये क्यों है? ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि इनको तंग करो, तकलीफ़ दो, ताकि भाग जाए यहाँ से। कोई नहीं, हमारे लोगों ने दरवाजे खोल दिए अपने घरों के, कह रहे वहाँ वॉशरूम में जाओ, हमारे घरों में आओ। और डंके की चोट पे जाएंगे हम लाइब्रेरी में, यहाँ वहाँ, हमारी यूनिवर्सिटी है, इनका क्या? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों की ड्यूटी लगाई है अपने समाज की, वो आते हैं ले आते हैं, आते हैं ले आते हैं। उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो देखा जाएगा, जिस भी लेवल पे ये चीज़ जाएगी। मैं तो बस यही कहूँगी आपको कि अभी थोड़े दिन के अंदर आप देखोगे यहाँ किचन भी बनेगी, खाना भी बनेगा, खाया भी जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर रितु, एक सवाल पैदा होता है कि आपने देखा जंतर मंतर पर किस तरीके से हमारे देश की पहलवान बेटियों को घसीटा गया, बीच सड़क पर उन्हें डिटेन किया गया, थानों में ले जाया गया। आप यहाँ पर हेल्प डेस्क की बात कर रही हैं बनाने की, आप यहाँ बात करी किचन बनाने की बात कर रही हैं, तो कैसे सब कुछ संभव हो पाएगा? ये सारी चीज़ें, हाँ देखो, किसान बेटियों के साथ वाकई में गलत हुआ। इतना बड़ा भारत का मान सम्मान थी हमारे, अगर वो न्याय चाहती हैं, इंसाफ चाहती हैं, मैं तो आज भी कहती हूँ मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको इंसाफ दिलाएगा। मैं उनकी लड़ाई लड़ूँ, एक स्टेप पीछे, लेकिन न्याय लेने के लिए आना पड़ेगा ना। उठ के वो गए हैं तो उनको उतनी फोर्स से वापस आना चाहिए था, तब होलिस्टिक जस्टिस होता। न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। और वहाँ इन्होंने पता नहीं क्या किया, क्यों किया, यहाँ नहीं कर सकते। अम्बेडकर वादी बहुत अडिग और अटल हैं अपनी बात को लेके, अपने सम्मान, आत्मसम्मान को लेके, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, नॉट इवन एन इंच बैक।
क्या प्लान बना रही है आगे का, क्योंकि 40 दिन का वक्त गुजर गया? वो आपको बताऊंगी मैं। हमारी जो सेंट्रल कमेटी है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन वो डिसाइड करती है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये भी जो आज हुआ है ये बहुत डिले हुआ हमारी वजह से, क्योंकि इलेक्शन वगैरह थे, G20 था, इसलिए हमने थोड़ा पीछे किया। अभी आप देखो 1 हफ्ते का इंतजार कि जब तेज़ धूप होती है या बारिश होने लगती है, बस करो आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए, बस अब इंसाफ नहीं मिल पाएगा। कभी भी नहीं। हम तो नहीं ऐसा सोच सकते, ना ही सोचेंगे। बहुत अडिग हूँ मैं, अटल। ठान लिया तो ठान लिया, पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कोई भी चीज़ हो भाई, घर बैठ के सड़ के थोड़ी मरना है। बहादुरों में नाम आए, बाहर निकले थे, लड़के मरे। इंसाफ लेके आने वाली जो जनरेशन्स हो सम्मान से चल पाएँ, सर उठा के जिए कि हाँ ये विश्वविद्यालय हमारे लिए भी सेफ़ प्लेस है, इन विश्वविद्यालयों में हम भी सर उठा के जा सकते हैं। ये है। लेकिन तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो पढ़ाई कर रहे हैं, वे लोग सोचते हैं कि हमें भी मौका मिले दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का, हमें मौका मिले हम वहाँ पर पढ़ा सकें प्रोफेसर के तौर पर। लेकिन वहाँ पर एक बेटी के साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी की जाती है, वो इंसाफ की गुहार लगाती है। इसीलिए नाइंसाफ़ी जो है ना, चिल्ला चिल्ला के मैंने लोगों को बताई है। ये बहुत बड़ा अपराध किया था इन्होंने मेरे साथ। बहुजन बच्चों को ख़त्म करने के लिए फर्जी दस्तावेज बना दो और वो पकड़े भी गए। ये लड़ाई एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपोज नहीं करते, इनका असली चेहरा जनता के सामने नहीं लाते, तो मेरे समाज के बच्चों के अंदर वो नहीं आता कॉन्फिडेंस किसी चीज़ को लड़ने का। उन्हीं के रास्ते आसान करने के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि देखो अगर लड़ते हो तो होता है और होगा और करके दिखाऊंगी, ये ठाना है। और सरकार का भी असली चेहरा दिखाऊंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा ही है, और दलित की बेटी बहुजन भारत की बेटी नहीं है तुम्हारी नज़रों में, तो उनको ये बताना मेरी जिम्मेदारी। लेकिन डॉक्टर रितु, ऐसा भी हो सकता है ना कि सरकार के कानों तक आवाज़ ना पहुंची हो, कोई डेलीगेशन, एक डेलीगेशन बनाइए शिक्षा मंत्री से, नरेंद्र मोदी से मिलकर चले आइए। जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर उनके यहाँ उनको आवाज़ नहीं आ रही दलित बच्चों की, तो कान के नीचे गूंज के आएंगे। सब पता उन्हें, सब पता है, बहुत चालू लोग हैं वो, उनको सब पता है। लेकिन दलित वोट बैंक है उनके लिए ना। अब उनको बताऊंगी दलित कैसे वोट बैंक होता है, वेट करो, दिखाऊंगी। ये भी स्ट्रैटेजी में। 40 दिन गुजर गया, सविता राव को क्या कहेंगी? अरे यार, उससे मेरी क्या लड़ाई है, वो तो मच्छर है। लड़ाई तो वाइस चांसलर से शुरू हुई है ना, कि इतने दिन धरने के बाद बैठने के बावजूद भी इस क्रिमिनल को सस्पेंड नहीं किया। उसकी औकात थोड़ी होता है कि एम्प्लॉय है कॉलेज की, वो क्या कर सकती है, गुंडी क्रिमिनल। लड़ाई तो वाइस चांसलर से है। ऐसे क्रिमिनल को पनाह दे रखी है, ऐसे क्रिमिनल को टीचर्स डे पर सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे क्रिमिनल को हटाया नहीं जा रहा जिसने जातिवादी माहौल बना दिया। ये तो वाइस चांसलर साहब को सोचना है, उससे कोई लड़ाई नहीं। वो तो जाएगी जेल में, जल्दी देखोगे आप। वीसी के ऊपर कोई है या लास्ट स्टेज जो है वीसी ही है? नहीं, वीसी के ऊपर सारा नेक्सस है संघियों का, पूरा सब मिले हो। वाइस चांसलर में बुद्धि कम है, वो डरता है, इसलिए इसको सस्पेंड नहीं करता है। डॉक्टर रितु का आंदोलन 40 दिनों से चल रहा है, लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है कि डॉक्टर रितु अडिग हैं, खुद कह रही हैं, और डरेंगे नहीं, और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।